बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। क्योंकि यूपी की बात चल रही थी तो यूपी से आपको एक इंटरेस्टिंग खबर मैं देता हूं। देखिए, विपक्ष सत्ता में क्यों नहीं आ पाता, बीजेपी को क्यों नहीं हरा पाता, ये सवाल जो लोग पूछते हैं उनको ये जवाब है। इसीलिए नहीं हो पाता कि सोच में जो बात हो, पहले तो सोच में आए, फिर सोच के बाद अमल में आए, उसमें बहुत बड़ा गैप है। यूपी से ही बात कर लें अगर, तो यूपी की सत्ता से लगभग 3.5 दशक से कांग्रेस पार्टी बाहर चल रही है। इतनी बड़ी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, हर राज्य में जिसने सबसे ज्यादा राज किया हो वो पार्टी। लेकिन आगे के लिए क्या सोचा है पार्टी ने? अभी हमने पीछे खबरें की थी, आपको बताया था कि राहुल जी ने कहा है कि अकेले चलो, बैसाखियों को छोड़ो बिहार के चुनाव के बाद। और फिर यूपी के प्रभारी ने ये बयान दिया कि हम तो यूपी की सारी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब अखिलेश जी के साथ हम गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे, ये अभी की तैयारी उनकी पूरी सीटों की चल रही है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन कोई रणनीति है आपके पास, कोई सोच है आपके पास? ये कांग्रेस के समर्थक भी देखें इस बात को, सुनिए जरा इस खबर को आप। लापरवाही कहिए इसको, बेपरवाही कहिए, या ये कहिए कि भाई हमें इस सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, सब छोटी बातें हैं हमारे लिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीती थी कांग्रेस पार्टी, 17 लड़ी थी, 6 जीती थी। अच्छा स्ट्राइक रेट। उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें पता नहीं कितने वर्षों के बाद यूपी में मिली थी कांग्रेस पार्टी को। तब यह प्लान किया गया था कि यूपी के जनादेश का धन्यवाद देने के लिए, जनता को धन्यवाद देने के लिए हमें धन्यवाद रैलियां करनी चाहिए। तो जो 17 सीटें लड़ी थी, हर सीट पर जाकर एक धन्यवाद रैली करेंगे। उसमें राहुल जी भी होंगे, खड़गे जी भी होंगे, प्रियंका जी भी होंगी, सोनिया जी भी होंगी, सब कुछ को पूरा एक प्लान तैयार किया गया। कितनी बात होगी इस बात को? मैं भी जून से अब तक के महीने गिन रहा था तो 18-19 महीने हो गए, पौने 2, मतलब 1.5 साल के ऊपर हो गया। अगला चुनाव आने को हो गया उत्तर प्रदेश का, 2027 का चुनाव में अब कम समय बचा है, 1.25 साल, 1 साल 2 महीने तो यूपी के चुनाव में रह गए। और यहां 18 महीने के बाद अब कांग्रेस को याद आ रहा है कि अरे वो हम 6 सीटें भी तो जीते थे यार, उसका धन्यवाद भी तो देना है, थैंक यू तो कहा ही नहीं। तो अब वो थैंक यू रैलियां शुरू होंगी, धन्यवाद रैलियां, और वो भी अभी नहीं, जनवरी फरवरी में। इसमें खड़गे साहब होंगे, लोकसभा के में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और ऐसे राष्ट्रीय नेताओं को बुलाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि ये जो जनता से हमारी थोड़ी दूरी हो गई है इसको थोड़ा पाटा जाए। तो ये अभी इस वक्त हाल चल रहा है। अच्छा, उसमें भी अभी ये है खबर में, ये प्रोग्राम फाइनल तब होगा जब राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी का टाइम मिल जाएगा। हमें जब उनका पूरा प्रोग्राम मिल जाएगा तो हम ये प्लान करेंगे, ये धन्यवाद यात्राएं जो है हम निकालेंगे। अरे इतनी बड़ी जीत थी, यूपी की वजह से बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाया, आपने सहयोगियों के साथ मिलकर वाकई कमाल किया उत्तर प्रदेश में। मैं कांग्रेस पार्टी को भी इसमें क्रेडिट देता हूं, वो भी, उसने भी कुछ वोट ऐड किया होगा। और उसके बाद आपकी ऐसी लापरवाही, 1.25-2 साल तक आपने सुध ही नहीं ली, और अब याद आ रहा है कि लोकसभा का धन्यवाद करने के लिए रैलियां निकालनी है। समीर जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस की जो स्थिति पूरे देश के अंदर है। और उत्तर प्रदेश तो कांग्रेस का एक समय, मतलब जवाहरलाल नेहरू के बाद से आप देखिए भाई, संजय गांधी वहाँ से चुनाव लड़े, हालांकि हारे भी, इंदिरा गांधी वहाँ से रही, जवाहरलाल नेहरू वहाँ से रहे। कांग्रेस की एक बहुत बड़ी ताकत थी। और राहुल जी रहे, प्रियंका जी रहे, वो तो अभी रहे थे, लेकिन शुरुआत से कांग्रेस का अगर देखें गढ़ रहा है। और एक से एक बड़े मुख्यमंत्री जो रहे, बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के, सब उत्तर प्रदेश से निकल कर आते थे। उस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की यह हालत हो जाना कि राहुल गांधी तो खुद चुनाव वहां से हार जाते हैं, और प्रियंका गांधी को भी बनने के लिए फिर उत्तर प्रदेश नहीं मिलता, उनको वायनाड जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश इतनी दूरी उनकी हो जाती है कि गांधी परिवार जो उत्तर प्रदेश से बनकर राजनीति में आया था, वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। प्रियंका गांधी को वायनाड जाना पड़ता है सेफ सीट के लिए, केरल के राज्य में। तो आज उत्तर प्रदेश में आपकी यह हालत है कि समाजवादी पार्टी आपको बहुत देने को तैयार नहीं है। बहुजन समाज पार्टी 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेती है, आपका एक विधायक उत्तर प्रदेश के अंदर देखने पर नहीं मिलता है। संगठन में अगर देखें और पार्टी की हालत देखें सर, आज मैं खबर पढ़ रहा था अभी 2 दिन पहले कि उत्तर प्रदेश के 40% जो कांग्रेस के जिला कार्यालय है, ऑफिस है, वहां बिजली का कनेक्शन कट गया क्योंकि बिजली का बिल पार्टी ने भरा नहीं है। सीरियसली 40 जगह बिजली का बिल का कनेक्शन न कटने के कारण लाइट का कनेक्शन कट गया है। और कांग्रेस से कई ऐसा कार्यालय जहां महीनों ताला लटका रहता है, कोई आकर ताला खुलने वाला नहीं है। कर्मचारी जो थे सफाई, उनको पैसे नहीं मिले, वो स्टाफ छोड़कर चले गए, तो सफाई कौन करेगा? तो कोई ताला नहीं खोलता, बिजली कनेक्शन कट गया। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत है कि उसके 40% जिला कार्यालयों के अंदर बिजली का बिल भरने के कारण बिजली का कनेक्शन कट रहा है, सफाई कर्मचारी इसलिए नहीं आ रहा है कि भाई आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, चाय पिलाने वाला इसलिए चाय लेकर नहीं आता कि चाय के बिल का पेमेंट करने की स्थिति में नहीं हो, तो आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत लगा सकते हो
स्टाफ घर से थर्मस में चाय लेकर जाता है समीर कांग्रेस जी। के कई कार्यालय। ये मजाक नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, ये हालत है कांग्रेस की आज की तारीख में। कांग्रेस को चिंता करना लेकिन चाहिए कि शॉकिंग है आपने जब अगर ये ये बिजली कट सच है, गई ये सच है इतने कि कार्य घर से चाय लेकर थर्मस में जाते हैं कि चाय पिलाने वाला नहीं है कि आपको पेमेंट कौन करेगा कार्यकर्ताओं को। तो इसी अच्छा, पार्टी जीत के बाद तो सर्वाइव करेगी सोच रही है। जीत के बाद तो आदमी में वैसे ही जोश होता है। जोश में तो आदमी जो है अगर 2 फुट की छलांग लगा सकता है तो 6 फुट की लगा देता है। तो मतलब वो भी आपने तब नहीं किया, पता नहीं किस खुमारी में रहे। अब जब विधानसभा का चुनाव आ रहे तो कह रहे अब रैलियां करेंगे हम लोकसभा की जीत की। 2 वजह हो सकती है। एक तो ये बात है कि 1989 में आखिरी मुख्यमंत्री रहे थे कांग्रेस के नरेंद्र तिवारी, 1989। अब आप गिनते मत रहना, फिर कुछ जोड़ते रहेंगे, इतने साल हो गए, इसलिए मैंने साल बता दिया आपको सीधा सीधा। तो 1989 के बाद नहीं है, कांग्रेस लगातार वहाँ पे कमज़ोर होती रही। जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था उत्तर प्रदेश, पूरी तरह से वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो गई। वो समीर जी ने तो आपको बहुत सारी हकीकत बता दी। वो कह रहे 40% ऑफिसेज में बिजली कट गई। वो इसलिए भी पता होगा क्योंकि 40% ऑफिस में गए होंगे लोग, नहीं तो हो सकता है ज़्यादा में कटी हुई हो, क्योंकि कांग्रेस के ऑफिस आजकल नहीं खुल रहे वहाँ पर। और मुझे जो लगता है ना, ये क्यों हुआ है, ये धन्यवाद यात्रा तो है, विधानसभा चुनाव भी हैं, प्रियंका जी के रिवाइवल के लिए उत्तर प्रदेश में एक बार से फिर री एंट्री जो है प्रियंका जी की हो। क्योंकि अभी आप पिछले दिनों से काफ़ी माहौल देख रहे हैं कि प्रियंका जी एक्टिव हुई हैं, वो अच्छा बोल रही हैं, फिर प्रैक्टिकल लीडर है। तो एक वो कारण हो सकता है, सेंस नहीं बन रहा था कि आप क्यों कर रहे हैं, 1.5 साल बाद क्यों कर रहे हो। और आपकी बात ठीक है कि भाई इतनी अच्छी जीत हुई थी, उस समय धन्यवाद देते तो शायद थोड़ा सा और खड़े हो सकते थे, समाजवादी पार्टी के साथ और जुड़ जाते, समाजवादी पार्टी के साथ भी खड़े होकर कर लेते तो चलो दोनों की दोस्ती अच्छे से चल जाती। खबर में यही लिखा था कि उस वक्त इसलिए नहीं हुआ कि कंफ्यूजन ये थी कि समाजवादी पार्टी के साथ सारी 80 सीटों पर करें रैलियां या सभाएं, या केवल वो 17 थे जहां पर हम अकेले लड़े, जहां हम लड़े थे। प्रदेश तो पूरा है ना जीते हूं, वहां पर भी तो धन्यवाद देंगे या नहीं देंगे धन्यवाद? धन्यवाद के इससे संबंध। आपकी वो पॉइंट मुझे बात लगा कि प्रियंका जी को लॉन्च करने के लिए, देखिए प्रियंका जी को लॉन्च करने से ज्यादा 2027 का जो चुनाव आ रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो कितना बार्गेन कर सकती है समाजवादी पार्टी के साथ। तो अपना फुटप्रिंट जब तक वहां पर नहीं दिखाई देगा, आप शहर और गली मोहल्ले में आपके लोग खड़े नहीं मिलेंगे, आपकी सभाओं में भीड़ नहीं दिखेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर तैयार होगी, कितनी सीटें देने के लिए तैयार होगी। मूल लड़ाई इस बात की है बार्गेनिंग की, कि हम जब तक आप बिहार के अंदर क्या था, बिहार के उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी जो हमारी दुर्दशा बिहार के अंदर हुई है उसमें समाजवादी पार्टी हमको कितनी सीटें देगी अभी उनको भरोसा नहीं हो पा रहा है। वो 2 दर्जन 3 दर्जन सीटें भी देने के लिए समाजवादी पार्टी इनको तैयार होगी या नहीं होगी, ये लड़ाई मूल लड़ाई है उनकी। चलिए अच्छा त्रिपाठी जी, मैं आ रहा हूं, उससे पहले एक और खबर राहुल जी से जुड़ी हुई वो मैं आपको बता दूं। राहुल गांधी ने, आपको मालूम है, इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी भी कहा था कि भारत की इकोनॉमी तो मृत अवस्था में है। फिर वो जर्मनी गए। जर्मनी में राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने तो मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों को ही आगे बढ़ाया, लेकिन अब वो जाम हो गई हैं, वो आगे नहीं बढ़ रही। तो पहले तो यहां कॉन्ट्रडिक्शन था, मतलब कि मनमोहन जी की आर्थिक नीतियों को बढ़ाते बढ़ाते इकोनॉमी डेड कर दी नरेंद्र मोदी ने, क्या ये कहना चाह रहे थे राहुल गांधी? फिर राहुल गांधी ने कल एक पोस्ट किया, खबर आई कि कर्नाटक में फॉक्सकॉन वो है ना जो मोबाइल फोन बनाता है, बहुत बड़ी कंपनी दुनिया की, उसने वहां पर 30,000 लोगों को नौकरी दी, और उसकी मुखिया जो है वो एक महिला होंगी, और 8-9 महीनों में ही 30,000 का स्टाफ हायर कर लिया गया। फास्टेस्ट फैक्ट्री रैंप अप सीन इन इंडिया सो फार, ये राहुल गांधी लिख रहे हैं कि इतनी तेजी से कोई फैक्ट्री खड़ी हुई हो 8-9 महीने में भारत में कभी नहीं हुआ। इट इज नॉट जस्ट स्टैटिस्टिक, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव जॉब क्रिएशन। और फिर वो कह रहे हैं ये विमेन लेड है, 80% इसमें महिलाएं होंगी, उनकी उम्र 19 से 24 साल होगी, और ये हर लिहाज से भारत में पहली बार हो रहा है। कर्नाटका इज सेटिंग एन एग्जाम्पल बाय क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम वेयर मैन्युफैक्चरिंग कैन ग्रो, ये उन्होंने कहा। तो वो श्रेय सारा अपनी कर्नाटका की सरकार को दे रहे थे। तो इस पर ऊपर जवाब आ गया अश्विनी वैष्णव जी का। अश्विनी वैष्णव जी के पास ही है सर इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, हाँ, तो वो उनके पास ही विभाग। तो उन्होंने कहा धन्यवाद राहुल जी कि आपने श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की सराहना की। जैसा आपने देखा होगा, हम बहुत तेजी से एक प्रोड्यूसर इकोनॉमी बन रहे हैं और प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई अगर फॉक्सकॉन आया है, कर्नाटक में आया हो, चाहे उत्तर प्रदेश में आया हो, क्योंकि नोएडा में भी बहुत बड़ा यूनिट है मोबाइल फोन का, कहीं भी आया है तो भारत में। अब इसके लिए राज्य सरकार को भी कुछ करना पड़ता है और केंद्र सरकार की भी पॉलिसी होती है, उसके बाद ही होता है।
आप केंद्र की पॉलिसी है लेकिन राज्य सरकार लचर है, वो जमीनी ना दे, वो आपको कोई रियायत ना दे तो वहां फैक्ट्री नहीं जाती। तो राहुल गांधी कर्नाटका को क्रेडिट दे रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ कर्नाटका को क्रेडिट दें और भारत को डेड इकोनॉमी बता के कह दें कि नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसीज अब जैम हो गई हैं, ये जो है बात विरोधाभासी है और इसमें दिखाई देता है पिक एंड चूज। ये वैसा ही है कि जहां हम जीते तो इलेक्शन फेयर था और जहां हम हार गए तो वहां पर वोट चोरी हो गई। यात्रा है वहां धन्यवाद यात्रा। त्रिपाठी जी, नहीं, सबसे पहले तो ये कि फॉक्सकॉन ये ताइवानीज कंपनी है और सबसे बड़ा वेंडर है एप्पल का, यानी जितने भी फोन बनते हैं उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी इसी की है और इसके ज्यादातर प्लांट अभी तक चाइना थे, अब भारत में शिफ्ट कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज समझिए, ये जो फैक्ट्री लग रही है इसमें अगर 100 फोन बनेंगे, ये ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात कह रहा हूं, 100 फोन बनेंगे तो 20 भारतीयों के लिए बचे होंगे और बाकी आप नहीं खरीद पाएंगे। तो ये कहां जाएगा? ये एक्सपोर्ट होगा, अमेरिकी मार्केट और दूसरी मार्केट में जाएगा। लेटेस्ट जो आईफोन की 17 सीरीज है, जो आईपैड की सीरीज है, जो जितने तरह के उसके बनते हैं उस सब को यहां बनाते हैं। अब ये सिर्फ एक जगह नहीं है, भारत ने लगातार, और ये किसको सरपास करेगा? ये तमिलनाडु में एक फैक्ट्री है जहां 41,000 लोग काम करते हैं। ये अगर सब कुछ ठीक हो गया तो 50,000 जाए। लेकिन जरा ये भी समझिए, यही कांग्रेस पार्टी है जो चुनाव को कहती है कि महाराष्ट्र से उठा के गुजरात लेके चले गए, अब तो कर्नाटक में तो कांग्रेस की ही सरकार है। क्या निवेश किसी की मंशा पर, किसी की इच्छा पर तय होता है? ऐसा नहीं होता है, इसको समझिए। और इसीलिए जहां एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, जैसे अब यूपी में एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहां भी बनने लगी हैं, पूरा एकदम से जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा का एक्सप्रेसवे है उसके दोनों तरफ सारे आईटी वाले बड़े बड़े फॉर्म बना रहे हैं। लोग कह रहे हैं क्रेडिट केंद्र और राज्य दोनों को जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार की पॉलिसी के बिना एफडीआई नहीं आ सकता है। सौरभ जी, आप सोचिए इसको कितना कठिन हुआ था जब पीयूष गोयल बार बार कह रहे थे 5% to 25%, यानी 5% हिस्सेदारी से हम 25% कर ले जाएंगे, तो सब मजाक बना रहे थे। अभी वो खुश है। अरे वो यूपी में जो धन्यवाद रैलियां होंगी आपके यहाँ भी होनी है क्या? आपके यहाँ कौन जीता था? नहीं, हमारे यहाँ कर सकते हैं वो मतलब सपा जीती, वो हमारे यहाँ तो समाजवादी पार्टी जीती। नहीं, हमारे यहाँ तो उज्जवल को तो कांग्रेस ने टिकट दिया था। हाँ। समाजवादी पार्टी के कांग्रेस की आपके यहाँ धन्यवाद रैली होगी, तो उनके पिता रेवती रमण जो है वो समाजवादी पार्टी। अभी एक आंकड़ा प्रोफेसर साहब दे रहे थे कि पिछले यूपी इलेक्शन में कांग्रेस की, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर्ष जी को धन्यवाद दे रही है कांग्रेस? नहीं, ठीक ही है, हमें तो देना ही चाहिए। हम तो 300 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें अभी किसी ने एक डाटा भेजा है, 387 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी विधानसभा चुनाव में। अच्छा, आगे की खबर देखिए, उसमें फिर ऑपोजिशन की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें कल आपने देखा था राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए, दोनों भाई, उन्होंने कहा हम एक साथ हैं ये बीएमसी इलेक्शन के लिए, लोकल इलेक्शंस के लिए। तो उसमें सारी बातें हुई थी। तो फडणवीस साहब से रिएक्शन लिया गया, देवेंद्र फडणवीस जी से, मुख्यमंत्री जी से, साहब दोनों ठाकरे ब्रदर्स जो हैं वो एक हो गए, आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? तो उन्होंने कहा कि बड़ा मजेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भी देख रहा हूं, मैंने भी तस्वीरें देखी हैं और बातचीत तो ऐसे की जा रही है या हाइप तो इसको ऐसे दिया जा रहा है जैसे कि पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात हो गई हो, जैसे कि रूस और यूक्रेन जो है वो साथ आ गए हों। कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई है। सुनिए। हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और जेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है। ये तो बात उन्होंने की उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी की। अब इसमें कांग्रेस का भी आप एंगल देख लीजिए क्या है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस की प्रॉब्लम है दूसरी। बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस कैंप से जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक मुंबई में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। मुंबई में, ये मुंबई इंपॉर्टेंट है, महानगर में 30 जगहों पर कैंडिडेट की खोज चल रही है अभी कांग्रेस पार्टी को। जी सभी जी सर, उम्मीदवार तो मिल ही नहीं रहे, क्योंकि कांग्रेस कभी भी 227 सीटों पर अकेली लड़ी नहीं है। जब भी लड़ी है वो गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के साथ मिलकर लड़ी है और आज कांग्रेस की स्थिति वहां पर ही है। और जो चुनाव लड़ने की स्थिति में वो पार्टी से कह रहे हैं कि कम से कम हमें 2-2 करोड़ रुपया चुनाव में दीजिए, बीएमसी में चुनाव लड़ने के लिए इतना पैसा खर्च होगा हमारा।
और पार्टी ने कह दिया है कि हम आपको 25 लाख रुपए देंगे, तो कई लोगों ने लड़ने से मना कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है और पार्टी 25 लाख रुपए देगी, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो कांग्रेस के पास देने के लिए पैसा नहीं है, लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है। और क्या कांग्रेस आज लड़ेगी वहां पर जिसके 7 से 8 उम्मीदवार सिर्फ जीतते हैं, वहां पर ज्यादातर उम्मीदवार हार जाते हैं। मुस्लिम वोटों की राजनीति लेकर अकेले लड़ने का फैसला किया क्यों इन्होंने? नहीं, इनको लगा राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ चले गए तो हम राज ठाकरे के साथ किसी हालत में नहीं जा सकते, क्योंकि राज ठाकरे उत्तर भारतीयों की पिटाई करते हैं, हम उत्तर भारत में हमको रहना है, राज ठाकरे का विरोध करना है, तो हम बाहर हो गए। अब उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, राज ठाकरे के साथ मिलेंगे तो मराठी वोट बैंक एकत्रित करके हम कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है। कांग्रेस की स्थिति है कि 10 सीट भी जीतने की स्थिति में नहीं है आज की तारीख में। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस कोई बहुत दिनों से सत्ता से बाहर हो ऐसा नहीं है, अभी मतलब बीएमसी 15 में साल कभी नहीं पहले रही तक थी। अब बाकी कॉर्पोरेशन में ठीक है, कांग्रेस का आधार है, उत्तर महाराष्ट्र में चले जाएंगे, मराठवाड़ा में चले जाएंगे। कैंडिडेट ना मिलना, मैं कह रहा हूँ ये बड़ी बात है। वहां बहुत बड़ी बात है, पैसा भी नहीं है तो कैंडिडेट मिलेगा कहां से? एक खबर आपको मैं दे देता हूं, ये इंडिगो एयरलाइंस का जो पीछे अभी फियास्को हुआ, जिस तरीके से क्रैश कर गया है इंडिगो और 15 दिन तक लोग परेशान रहे, हजारों उड़ानें जो हैं वो कैंसिल हुई, लाखों लोग इससे उनको नुकसान पहुंचा। अब ऐसे अब आरोप लगाया गया कि ये तो वो है डुओपॉली या मोनोपॉली है, क्योंकि 65-70% इसका शेयर था 64% के करीब एविएशन सेक्टर में। अब खबर आ रही है कि ऐसे एक एयरलाइन के ऊपर कोई निर्भरता ना रहे तो 3 एयरलाइंस को लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। इनके नाम है शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। ये फैसला तब लिया गया जब हाल ही में इंडिगो से ऑपरेशन से जुड़ी दिक्कतें जो हैं वो सामने आई हैं। इसके बाद सरकार को लगा कि भारतीय एविएशन सेक्टर में और कंपनियों की और एयरलाइंस की जरूरत है। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारतीय आसमान में ज्यादा से ज्यादा एयरलाइंस और हवाई जहाज उड़ते देखना है। तो अब 3 नई एयरलाइंस को लाइसेंस दिया जा रहा है। सर, इस पर हमने कल परसों से आप कह ही रहे थे कि मैंने ऐसा कहा हो था रहा है, कि जो पाकिस्तान वाली बात कर रहे थे। पाकिस्तान बात, तब मैंने कहा था कि ये सरकार फैसला कर चुकी है, मतलब इसका अब उनका जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी होने वाली है। और मेरे ख्याल से शंख एयरलाइंस में या किसी एक में सरकार की भी हिस्सेदारी होगी। अच्छा, हाँ, ये विचार चल रहा है, कितना आगे बढ़ा नहीं पड़ा, लेकिन सरकार की हिस्सेदारी होगी, क्योंकि वो सरकार समझती है कि बहुत बार क्राइसिस होता है ना, तो जो प्राइवेट एयरलाइंस है उस पर उनका कंट्रोल नहीं होता, तो वो समझते कम से कम क्राइसिस हो तो एक सरकार की एयरलाइंस हो तो वो उस समय उन चीजों को कंट्रोल कर सकते। हाँ, तो उस समय बेच दिया, वही बात है ना कि एयर इंडिया का घाटा और फायदा जो भी सब कुछ करते ना, सांसद जाते पेमेंट करोड़ों रुपए सरकार, तो इस वजह से उसका बड़ा नुकसान हुआ। और ये तीनों एयरलाइंस वहाँ पे शुरू कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये ना, एयरलाइंस शुरू करने से काम नहीं चलेगा ना, एयरलाइंस तो बहुत सारी अब भी चल रही है, केवल इनके पास जहाज हो, रूट्स हो, जिनके पास जहाज हो, रूट्स हो, और जो डीजीसीए करता है रूट्स को देने के लिए, उनके फ्लाइंग टाइम को देने के लिए, वो जो करप्शन है उसको देखने की जरूरत है कि वो कैसे हो रहा है। और सरकार ने जो प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी उड़ान योजना शुरू की थी, उसमें आज हकीकत यह है कि 50% जो नए एयरपोर्ट बने हैं वो बंद पड़े, वहाँ पे कोई फ्लाइट्स ही नहीं है। ऐसा? हाँ, नहीं, इसके बारे में जो रिपोर्ट आई थी 50% तो नहीं, 15 एयरपोर्ट ऐसे हैं जिन पर ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, बाकी जगह चल भी रहा है, वो केवल औपचारिक तौर पे चल रहा है। 15 ऐसे मैं कह रहा हूँ जो एयरपोर्ट हैं। प्लान उनका प्रधानमंत्री का अच्छा है, जिस पर सारा काम हो रहा है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन लेवल पर कोई काम नहीं लेकिन हो रहा है। ये अच्छी खबर है कि ये अच्छी खबर है, हाँ, लेकिन इसके और डीजीसीए को सुधारने की बहुत बड़ी जरूरत देखिए, है। अगर इंडिगो के अभी के क्राइसिस से अगर वाकई सबक लिया गया है तो बहुत अच्छी खबर है। फिर वो मार्केट शेयर जो है वो किसी एक के पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अगर बैठ जाए तो पूरा सेक्टर आपका ठप हो जाए। एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो और ज्यादा से ज्यादा एयरलाइंस हो, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कोई। और सरकार, आप जैसा आपने कहा, सरकारी डिपार्टमेंट का रोल इसमें बहुत अहम होगा।